नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अलजेब्रा समझ आ रहा है आप सभी को? तो ये जो क्लास आज अलजेब्रा की क्लास नहीं होगी, ना रीजनिंग की क्लास होगी। आज आपके लिए नई फैकल्टी लेके आए हैं, हिस्ट्री की, जो हमारे शिवम सर पढ़ाएंगे आपको। तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हिस्ट्री में, 4-5 साल हो गए उनको टीचिंग लाइन में। तो काफ़ी एग्ज़ाम भी क्लियर है उनके। वे बताएंगे धीरे धीरे आपको। और जो हिस्ट्री की क्लास होगी ना, वो आपकी बिल्कुल बेसिक से होगी। एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सारी कंप्लीट होगी यहाँ पे। धीरे धीरे सारी फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। जैसे अब हिस्ट्री के आए हैं शिवम सर, फिर ज्योग्राफी वगैरह के, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के भी, मतलब धीरे धीरे सारी फैकल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका कंप्लीट बैच कराया जाएगा अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आप सबको पता है कि हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम्स CGL है, GD है, CPO है। तो अभी बहुत टाइम है, तो उस तक आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप शिवम सर से मिलिए और आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, डिटेल सिलेबस बताएंगे और कौन से एग्ज़ाम में कितना पोर्शन आता है, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग सभी को। पहले तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है बेटा शिवम सर। ठीक है, ऑफलाइन मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए अपने अमन सर ने मेरे को बुलाया है। तो आपको अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाएंगे। किसी प्रकार का आप लोगों का एग्ज़ाम हो, HSC का हो या SSC का हो, आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है हिस्ट्री से, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको SSC के लिए तैयार करेंगे अच्छे से। तो देखो बेटा, हिस्ट्री। ठीक है बेटा, हिस्ट्री की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है आप लोगों के वनडे एग्ज़ाम में, वो इंडियन हिस्ट्री आती है। इंडियन हिस्ट्री आती है, भारतीय इतिहास आता है। ठीक है, भारतीय इतिहास होता तो बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री भी है दूसरे नंबर पर। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व का इतिहास। लेकिन बेटा ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ये वनडे एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है बेटा वो UPSC के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, UPSC या फिर किसी को स्पेशली नेट वगैरह देना हो, या फिर PGT वगैरह या TGT वगैरह कोई टीचिंग एग्ज़ाम वगैरह देना हो, वहाँ पर आप लोगों के वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह आपको करनी पड़ेगी, जिसमें फ्रांस की क्रांति वगैरह, रूस की क्रांति वगैरह, अमेरिका की क्रांति वगैरह, और चीन में साम्यवाद है, ठीक, राष्ट्रवाद और बौद्धिक चीज़ें और बौद्धिक व्यक्ति, ठीक, और पाश्चात्य काल के अपने इतिहासकारों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें अरस्तु, सुकरात है, RS ट्रोनी है, ठीक है, मोंटेस्क्यू वगैरह है, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन अपने को करना क्या है बेटा, अपने को SSC का एग्ज़ाम होता है एक तो, ठीक है, जिसके अंदर CPO वगैरह हो गया या CGL हो गया, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या करनी, हिस्ट्री तैयार करनी है। तो उसमें आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों के लिए सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, भारतीय इतिहास ही पूछा जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास में कहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, तो भारतीय इतिहास के बेटा 3 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं? 3 पोर्शन होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पर पोर्शन आता है अपने इंडियन भारतीय इतिहास का, जिसे बोला गया है प्राचीन भारत। क्या बोला गया है? प्राचीन भारत, जिसे क्या कहा जाएगा? प्राचीन भारत, यानी कि एंसेंट इंडिया बेटा। क्या कहा जाएगा? एंसेंट इंडिया। ठीक है, प्राचीन भारत, जिसकी आप लोगों से डेट पूछी जाएगी बेटा 2500 BC से लेकर 712 AD तक है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है अपना मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत, जिसको मिडेवल बोला जाता है, मिडेवल इंडिया। ठीक है, और बेटा इसकी डेट पूछ लिया आप लोगों से तो 712 AD से लेकर 1707 AD तक है, यानी कि
प्राचीन इतिहास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मोहम्मद बिन कासिम तक, ठीक है। और अपने मध्यकालीन भारत की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम अपने भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। और उसके बाद अपने मुगल बादशाह जिसका नाम था औरंगजेब, उसकी मृत्यु तक क्या चला था, मध्यकालीन इतिहास चला था, ठीक है। कई किताबों में बेटा मध्यकालीन इतिहास के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1857 की डेट मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं रहना है, जो ऑथेंटिक डेट है, जो ऑथेंटिक डाटा, वो इसको माना जाता है, ठीक। एनसीईआरटी इसको मानती, ना कि इसको मानती। जो 1857 की क्रांति है वो किस में आती है बेटा, 1857 की तारीख तो मॉडर्न इंडिया के अंदर आएंगी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आता है बेटा अपना आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जिसे इंग्लिश में मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। और इसकी डेट आप लोगों से पूछी जाएगी तो 1707 से लेकर 1707 एडी से लेकर बेटा 1947 तक, ठीक है। उसके बाद जो हिस्ट्री होती है बेटा उसको बोला जाता है भारत के आज़ादी के बाद का इतिहास, ठीक है। वो आप लोगों के एग्जाम में आता है लेकिन वो बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेनली जो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है वे तीनों माने जाते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है किसकी, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की। ये दो ऐसे पोर्शन है बेटा इतिहास के अंदर जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन इतिहास होता है बेटा, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सबको पता है। प्राचीन इतिहास होएगा उसमें हमें उठाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या उठाना पड़ेगा, अपने वेद उठाने पड़ेंगे। क्या उठाने पड़ेंगे, वेद उठाने पड़ेंगे, पुराण वगैरह उठाने पड़ेंगे, ठीक है। और उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे बेटा, क्या पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, छंद पढ़ने पड़ेंगे बेटा। और छंद पढ़ने के बाद अपने को वैदिक युग पढ़ना पड़ेगा। कौन सा युग, वैदिक युग पढ़ना पड़ेगा। और वैदिक युग के बाद अपने धार्मिक आंदोलन आए थे। धार्मिक आंदोलन में दो सबसे बड़े जो धर्म उभर कर आए थे उनमें सबसे जो पहला धर्म था बेटा वो था कौन, अपना बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दो धर्म आए, बौद्ध और जैन भी कहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद बेटा यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद आपके बाद आता महाजनपद काल। महाजनपद काल में हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद नंद वंश, शिशुनाग वंश, और फिर अपना नंद वंश, और नंद वंश के बाद कौन सा, मौर्य वंश। और मौर्य वंश ऐसे ऐसे अपना पूरा प्राचीन इतिहास चलता रहेगा, ठीक है। ये सारा किस में आएगा, प्राचीन इतिहास के अंदर आएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता और अपना मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, यहाँ तक चलेगा प्राचीन इतिहास। उसके बाद 712 से 1707 तक अपना मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की ये तारीख है। लेकिन होता क्या है बेटा, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं दोनों पोर्शन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, पहले दोनों कंप्लीट करेंगे ये दोनों पोर्शन। उसके बाद अंतिम में ये छेड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन निकलते कहाँ से, प्राचीन इंडिया से। यहाँ से स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। आज के टाइम पर स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा जाना लग रहा है इससे प्राचीन इतिहास से, या से मंदिर वगैरह पूछने जा लग रहे हैं, और क्या शैली वगैरह, ठीक है, या फिर कोई मोनूमेंट्स या स्मारक वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाने लग रही है कहाँ से, प्राचीन इतिहास से, ठीक है। और उनके साथ की साथ जिस व्यक्ति द्वारा वो बनाई गई थी मोनूमेंट्स या स्मारक बनवाई गई थी, जो शैली का निर्माण कराया था, उस मंदिर का निर्माण कराया था, उस राजा का नाम पूछा जाने लग रहा है। तो अपने को सबसे पहले मध्यकालीन उठाना है, फिर आधुनिक पढ़ना और फिर प्राचीन भारत पढ़ना, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जो अपना प्राचीन काल था इसमें जितने भी राजा हुए हैं वे कैसे थे, हिंदू थे। कैसे थे बेटा, हिंदू शासक हुए, सारे के सारे कैसे थे, हिंदू शासक थे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बेटा मध्यकालीन भारत आता, इसमें कैसे थे, सब की सब मुस्लिम शासक थे। कैसे थे, मुस्लिम थे, याद रखना है, मुस्लिम थे। उसके बाद आता आधुनिक भारत, ये अपना स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस आंदोलन मूवमेंट थे। सारे क्या थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन।
सब के सब कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो अपने को तीनों पोर्शन कंप्लीट करने हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये थोड़ा मैंने ओवरव्यू दिया आप लोगों को, जो आपके एग्जाम में आएगा तो कहाँ पर अपने को कमांड बनाने की जरूरत है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, एक बार बेसिक से चलेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का करवाऊंगा मैं, ज़्यादा एडवांस उठाऊंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करवा दिया तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिक से चलेंगे ऐसे धीरे 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 धीरे, पहले आपकी नीम भरेंगे, नीम के साथ फिर ऐसे ऐसे ऊपर चलते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे एडवांस। तो आप लोग इतना उतार लेना, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, आगे चलते हैं फिर। अब बेटा इंडियन हिस्ट्री है, अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, और व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, और इसमें मुस्लिम शासक ही क्यों हैं। ठीक है, मुस्लिम शासक ही क्यों हैं, और सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि बेटा मुस्लिम जो रूल है उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है, और कौन व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर और विदेश के अंदर, विदेश से भारत के अंदर आक्रमण किया। ठीक है, तो वे चीज़ें पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मुस्लिम रूल पढ़ेंगे, मुस्लिम रूल, मुस्लिम शासन, मुस्लिम शासन। देखो, तो मुस्लिम शासन किस में पढ़ना अपने को, मिडेवल इंडिया में पढ़ना, याद रखना, मिडेवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और डेट आप लोगों को बताई थी मैंने कब, 712 AD से लेकर बेटा कब तक, 1707 AD तक, याद रखना डेट। ठीक है, ये डेट क्या है, रियल है। ठीक, अब उसके बाद अब होता क्या बेटा, मैंने एक बात बोली थी अभी कुछ देर पहले कि इसमें कौन से शासक थे, सभी के सभी मुस्लिम शासक थे, सभी के सभी। ठीक है, मुस्लिम शासकों द्वारा क्या किया गया था, मध्यकालीन भारत पे राज किया गया था। ठीक है, लेकिन मुस्लिम बने कैसे, कौन व्यक्ति था जिसने मुस्लिम धर्म की स्थापना करी, कैसे करी, क्यों करी, क्या रीजन था। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या करता था। ठीक, उसके बारे में पढ़ना अपने को जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वहां से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में आ जाएगा, मुहर्रम क्यों बनाया जाता है। ठीक है, सिया कौन थे बेटा, सुन्नी कौन थे, सूफी कौन है। ठीक है, और हजरत मोहम्मद साहब कौन था, उनका जन्म कब हुआ, उनको अलाइनमेंट कब प्राप्त हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती है, तो ये पढ़नी आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, देखो ध्यान से। देखो मुस्लिम रूल, तो बेटा मुस्लिम रूल के संस्थापक पूछेगा आपसे पहले, सबसे पहले फाउंडर कौन थे बेटा। तो संस्थापक की बात करें बेटा, तो मुस्लिम धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है, तो हजरत मोहम्मद साहब। तो बेटा कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। ये वे व्यक्ति थे बेटा जिन्होंने किस धर्म की स्थापना करी थी, मुस्लिम धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि बेटा मुस्लिम धर्म कहाँ से निकला, कैसे निकला। ठीक है, तो एक धर्म होता था बेटा जिसका नाम था यहूदी, जूडिज्म बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, जूडिज्म। क्या बोलते थे, जूडिज्म। ठीक है, यहूदी धर्म, क्या बोलते थे, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म से बेटा दो धर्म निकले थे, एक का नाम था बेटा ईसाई, जिसको क्रिश्चियंस बोलते थे, क्रिश्चियंस। ठीक है, जिसके मैसेंजर या जिसके देवता किसको माना जाता, भगवान को। कौन से भगवान थे, ईसा मसीह। ठीक है, दूसरे कौन थे भाई, ईसाई के बाद दूसरे कौन से धर्म आए। ठीक है, सॉरी, हाँ ईसाई क्रिश्चियंस बोलते थे। दूसरा धर्म कौन सा आया, इस्लाम आया बेटा। कौन सा था, इस्लाम। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, इस्लाम बोलते थे इंग्लिश में भी। ठीक है, तो दो भाग बट गए किसके, जूडिज्म से। ठीक है, तो यहूदी धर्म से दो धर्म निकले, एक ईसाई एक इस्लाम। ठीक है, ईसाई के जो मैसेंजर थे उनका नाम क्या था, ईसा मसीह था, और जो इस्लाम के मैसेंजर थे बेटा उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था क्या, हजरत मोहम्मद साहब। तो हुआ क्या बेटा, हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक, उन्होंने क्या करा, एक गुफा थी,
ठीक है, जिसका नाम था एरा केव। क्या नाम था? एरा केव। ठीक है, तो ये बात है 610 AD की। कब की बात है? 610 AD की। एक गुफा है एरा केव, एरा केव। ठीक है, एरा केव इन मक्का। कहाँ पर है? मक्का के अंदर। ठीक है, तो हीरा गुफा कहाँ पर बेटा? मक्का के अंदर। तो इस गुफा के अंदर, हीरा गुफा के अंदर जो कहाँ पर है बेटा? मक्का के अंदर है। वहाँ पर इन्हें अलाइनमेंट पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? इन्हें अलाइनमेंट प्राप्त हुआ। यानी कि क्या प्राप्ति हुई बेटा? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किन्हें? अपने हजरत मोहम्मद साहब को। किस गुफा में? एरा केव नामक गुफा में। हुआ क्या बेटा? ये समाधि ध्यान कर कर कहाँ पर बैठे हुए थे? इस गुफा के अंदर बैठे हुए थे, जो कहाँ पर थी? अपनी मक्का के अंदर थी। और वहाँ पर ध्यान मगन हुए थे ये। ठीक है, अपने सांख्य दर्शन जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं उसमें क्या थे? लीन थे। और लीन थे तो हुआ क्या? इतिहासकार ये बोलते, जब ये लीन थे तो लीन वो 23 की तपस्या से प्रसिद्ध होकर ऊपर भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इनको आवाज़ दी कि भाई, आवाज़ देते ही हज़रत मोहम्मद साहब ये माना जाता है कि वह डर गए। और डरने की वजह से उस गुफा से बाहर निकलकर भाग गए। और बाहर निकलकर जो उनके सीनियर थे, जहाँ से वे ज्ञान प्राप्त करते थे, जो किस धर्म के थे? यहूदी धर्म से, उनसे जाके मिले। और उनसे जाके मिलने के बाद बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि भाई तू वापस जा, ध्यान मगन हो। और वो कौन था? जो आवाज़ आई थी वो तेरी मेडिटेशन का नतीजा था, जो तूने तपस्या करी उसका नतीजा था। और वो भगवान था, वो अल्लाह था। ठीक है, तो दोबारा जा, दोबारा आवाज़ आए तो उनसे बात करना। तो हज़रत मोहम्मद साहब दोबारा आते इस गुफा में, बैठते हैं, दोबारा वापस आवाज़ आती है। ठीक है, और आवाज़ सुनने के बाद कुछ समय बाद वे उस गुफा से बाहर निकलते हैं। जब वे बाहर निकलते तो उनके हाथ में एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? कुरान था। तो कुरान लेकर वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं अल्लाह का अंतिम मैसेंजर हूँ, अंतिम पैगंबर हूँ। अल्लाह ने मुझे पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक दे के भेजा है। अल्लाह का दूत आया था जिसका नाम था जिब्राइल। ठीक, जो मुझे एक कुरान नामक पुस्तक दे के गया है। ठीक है, और मैं धर्म का प्रचार करने आया हूँ। कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म का। ये बात किसने बोली? हज़रत मोहम्मद साहब ने बोली। कहाँ पर? मक्का के अंदर। कौन सी गुफा के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ बेटा? तेरा गुफा, जो कहाँ पर बेटा? मक्का के अंदर। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई अच्छे से, लेकिन बात यह आती कि बेटा ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस समय कई धर्म सरवाइव कर रहे थे। ठीक है, और उस समय लोग अलग अलग धर्म की मान्यताएं थी। ठीक है, लेकिन अब धर्म कौन सा लिखवा है मैंने यहाँ पर? यहूदी धर्म। इसके दो भाग, ईसाई और इस्लाम। ऐसे ही एक धर्म था जो सबसे पुराना माना जाता था, जिसका नाम था सनातन धर्म। यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे की तरफ, जिसका नाम क्या था? सनातन धर्म। सनातन धर्म, इसको सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, जितने भी धर्म निकले ये माना जाता है कि भाई इसी के अंदर से निकले। सबसे पहले क्या हुए थे? लोग हिंदू हुए थे, उसके बाद इसके अंदर से निकले। इसके अंदर से ही क्या निकला है बेटा? शिविज्म, यानी कि शैव धर्म बेटा। कौन सा धर्म? शैव धर्म। ठीक है, और फिर इसके अंदर से बेटा कौन सा धर्म निकला है? वैष्णव। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। ठीक है, जो भगवान शिव को मानते थे वे क्या कहलाए? शैव धर्म, यानी कि शिविज्म कहलाए। जो भगवान विष्णु को मानते थे वे वैष्णव कहलाए। और जो भगवान कृष्ण को मानते थे बेटा वे क्या कहलाए? भागवत कहलाए। ठीक, भागवत कहलाए। तो ये धर्म कहाँ से निकले बेटा? ये इसे निकले हम तीनों धर्म। और फिर कुछ धर्म और आ गए बेटा, जिसमें जो अपने गौतम बुद्ध को मानते थे वे क्या कहलाए? बौद्धिस्ट कहलाए। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्मी कहलाए बेटा। फिर कौन आते थे बेटा? जो महावीर जैन को मानते थे वे जैनी कहलाए। तो जैन धर्म कहाँ से निकला? यही से निकला बेटा। जो गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी को मानते थे वे क्या कहलाए? सिख कहलाए। ठीक है, तो ये सभी धर्म कहाँ से निकले हैं?
सनातन धर्म से निकले हैं। लेकिन हुआ क्या, उस समय ये सभी धर्म क्या थे, उपस्थित थे। ठीक है, तो इस्लाम आया। कोई भी धर्म हो बेटा, उसमें कोई ना कोई धीरे धीरे चलते चलते रूढ़िवादी विचारधारा है पनप जाती है। कोई भी कैसा भी धर्म हो, कुछ कुर्तियाँ आ जाती है, सामाजिक कुर्तियाँ, समाज की वजह से, इधर उधर की बातों से। ठीक है, तो उस समय कुछ धर्मों से लोग परेशान हो चुके थे, तो हजरत मोहम्मद साहब आए। आने के बाद उन्होंने पवित्र पुस्तक उठाई, कौन सी, कुरान, और धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इस वजह से वहाँ के जो और धर्म के लोग थे, ठीक है, वह इनसे क्या हो गए, घृणा करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। इनसे क्या हो गए, अलगाव की भावना उत्पन्न हो गई उनके अंदर। वह कहने लगे कि भाई ये क्या कर रहा है, रूढ़िवादी विचारधारा फैला रहा है, लोगों को गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। इसलिए उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से बाहर निकाल दिया। और मक्का से बाहर निकाल दिया कब, 622 AD में बेटा। कब बाहर निकाल दिया, 622 AD में। और हजरत मोहम्मद साहब मक्का से 622 AD में मक्का टू मदीना कहाँ चले गए बेटा, मदीना चले गए। कहाँ चले गए, 622 AD में मक्का से मदीना चले गए। और जो ये यात्रा इन्होंने की थी, कौन से वाले बेटा, मक्का से मदीने की, कब, 622 AD में। इसी को क्या बोला गया बेटा, इजारत बोला गया। इजारत यानी कि आज यात्रा बोला गया। क्या बोला गया बेटा, इसी को आज यात्रा बोला गया। और इसी AD में जब ये मदीना पहुंचे 622 AD में बेटा, इन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत करी जिसका नाम था बेटा हिजरी संवत। हिजरी संवत, हिजरी संवत, हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई, हजरत मोहम्मद साहब द्वारा की गई। कब की गई बेटा, 622 AD में। कहाँ पर, मदीना के अंदर। और जो ये यात्रा थी बेटा मक्का से तो मदीना की, इसको क्या बोला गया, इजारत बोला गया, आज यात्रा बोला गया। ठीक है, अब अपने हजरत मोहम्मद साहब कहाँ चले गए, मदीना चले गए। लेकिन इन्होंने हिजरी संवत चालू कर दिया। लेकिन बेटा बात यह आती है कि भाई अपने कौन सा कैलेंडर यूज होता है। देखा हुआ इंडिया के अंदर भी कैलेंडर यूज़ होता है। तो जो ये कैलेंडर है ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये मुस्लिम यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, ईसाई यूज़ क्या करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। एक इनके ईसाई धर्म के प्रसिद्ध पोप थे, ग्रेगोरियन नाम था उनका, उनके नाम पे कैलेंडर जारी किया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आती है कि इंडिया के अंदर कौन सा कैलेंडर यूज़ किया जाता है। तो इंडिया के अंदर बेटा अगर बात आए, हिंदू लोग मुस्लिम इजारत सॉरी मुस्लिम लोग हिजरी संवत और ईसाई लोग ग्रेगोरियन, ठीक है, जो पोप द्वारा बनाया गया था। अब आती है कि हिंदू लोग, हिंदू इंडियंस कौन सा कैलेंडर यूज करते थे। तो बेटा याद रखना विक्रम संवत यूज करते थे। कौन सा, विक्रम संवत, विक्रम संवत। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था बेटा, तो याद रखना ये 57 BC में शुरू किया गया था। कब, 57 BC में, 57 BC में। किसके द्वारा, भारत के एक बहुत प्रतापी राजा थे, ठीक है, सम्राट कहा जाता था, जिन्हें सम्राट विक्रमादित्य का नाम दिया गया था। वे उज्जैन के शासक थे बेटा। ठीक है, कहाँ के शासक थे, उज्जैन के शासक थे। उन्होंने उज्जैन से शंखों को बाहर निकाल दिया था, उनसे युद्ध कर उनको हरा कर कहाँ से, इंडिया से बाहर खदेड़ दिया था। इसीलिए उनकी विजय की खुशी में उन्होंने कौन सा कैलेंडर शुरू किया गया था, अपना विक्रम संवत शुरू किया गया था। ठीक है, अब ये हिंदू कैलेंडर है, ठीक है, हिंदू यूज करते हैं इसका। लेकिन बात ये आती है कि बेटा जो सरकारी है, ठीक है, क्या आती है, सरकार, जो इंडिया की सरकार है बेटा, वो कौन सा कैलेंडर यूज करती है। जरूरी है वही पढ़ना बेटा, क्योंकि पूछ ले एग्जाम में आपसे, तो आपको पता होना जरूरी है। और कई बार पूछ भी चुकी है। ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आसान होता है और बच्चे मार खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं, बच्चे सोचते हो वाह ये तो मेरे को आता है, वो सोचता कि तो मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन एग्जाम वाला थोड़ा सियाना हो चुका, वो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा, बच्चे को उलझा रहा, और बच्चे उस जाल में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होगा। इसलिए तो देखो दूसरा कैलेंडर कौन सा था बेटा, दूसरा कैलेंडर था शक संवत। कौन सा संवत, शक संवत। अब ये कैलेंडर कब शुरू किया गया बेटा, ये 78 AD में शुरू किया गया था। किसके द्वारा,
एक बहुत प्रतापी राजा था बेटा जिसका नाम था, कुषाण वंश का राजा था जिसका नाम था कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क के द्वारा 78 AD में कौन सा कैलेंडर शुरू किया गया? शक संवत। तो कनिष्क ने क्या किया था? तो कनिष्क ने कश्मीर के अंदर से शकों को खदेड़ दिया था भारत से, और भारत को खदेड़ने की खुशी में इसने कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। तो भारत की गवर्नमेंट कौन सा यूज करती है? ये वाला यूज करती है। और भारत के हिंदू कौन से यूज करते हैं? ये वाला यूज करते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, दो चीजें आ गई यहाँ पर। एक तो मैंने यहाँ पर AD लिखा हुआ है, एक यहाँ पर BC लिखा हुआ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये AD और ये BC होता क्या है। ठीक है, तो जरूरी ये है कि बेटा कि भाई ये AD और BC के बारे में पता होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई AD और BC क्या है तो आप को इतिहास आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो BC और AD एक बार समझा देता हूँ क्या चीज़ होती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये मुस्लिम धर्म आगे कंटिन्यू करेंगे, आसान है। ठीक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेगा पक्का एग्जाम में, और पहले आ चुका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे आप लोग इस टॉपिक के तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से जो SSC पूछ चुकी है। देखो, एक व्यक्ति था बेटा ईसाई धर्म का। ठीक है, अब कौन सी साल चल रही है? 2023 1500। ठीक है, और यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ पर बेटा 0, यहाँ पर 2500। ठीक है, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 500। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति था बेटा जिसका नाम था ईसा मसीह। क्या नाम था? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म ये माना जाता है AD में हुआ। कब हुआ? 0 को हुआ। इस 0 को क्या हुआ? अपने ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये बात किसने बताई? ईसाइयों द्वारा बताई गई। ठीक है, तो जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेटा, किसका जन्म? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा? AD का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? AD। यानी कि 0 की बजाय क्या बोला गया? इसको AD बोला गया। और AD को क्या बोला जाता है बेटा? फुल फॉर्म क्या है इसकी बेटा? AD की फुल फॉर्म क्या आप लोगों से पूछी जाएगी एग्जाम में, तो क्या है? अभी फिलहाल जो ग्रुप D का एग्जाम हुआ था आप लोगों का SSC का, उसके अंदर भी पूछी गई थी। तो AD की फुल फॉर्म क्या थी बेटा? एनो डोमिनी। क्या नाम है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। और बेटा ये कैसा वर्ड है? लेटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लेटिन वर्ड है, यानी कि लेटिन शब्द है, याद रखना। कैसा शब्द है? लेटिन शब्द। अब हुआ क्या, जिस वर्ष किसका जन्म हुआ? जीसस क्राइस्ट का, उस वर्ष इन्होंने क्या नाम दे दिया? AD नाम दे दिया। और क्या बोला गया? द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि AD को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि भगवान का साल। यानी कि इससे आगे का जो इतिहास था बेटा, उसको AD का नाम दिया गया। और कहा गया कि जो इससे पीछे का इतिहास है, किससे पीछे का इतिहास? जीसस क्राइस्ट के जो पीछे का इतिहास है बेटा, इसको क्या बोला गया? BC बोला गया। BC बोला गया, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जीसस से पहले का इतिहास, भगवान जीसस से पहले के इतिहास को क्या बोला गया? बिफोर क्राइस्ट बोला गया, BC बोला गया। ठीक है, तो आप जहाँ से चलेंगे तो ये कैसे चलेगी? घटते क्रम में चलेगी। मान के चलो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो सिंधु घाटी सभ्यता कब तक चली थी? 2500 से 1750 तक। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे आप? वैदिक युग पढ़ेंगे। वैदिक के बाद जैन बौद्ध पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ेंगे, और फिर अपना यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर सीधी अपनी कैसे चलेगी? बढ़ते क्रम में चलेगी। यहाँ से कैसे आएगी? घटते क्रम में आएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। कौन से वाली? BC। यानी कि जब BC की शुरुआत होगी तो बेटा पीछे की तरफ चलेगी डेट, और जब AD की शुरुआत होगी तो आगे की तरफ चलेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसलिए इसको एनो डोमिनी बोला गया, और इसको क्या बोला गया? BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोला गया। अब होता क्या है, एग्जाम वाले ने थोड़ा दिमाग लगाया। जो बिफोर क्राइस्ट था बेटा, ये ग्रीक वर्ड था। कैसा वर्ड था? ग्रीक वर्ड, यूनानी शब्द था। तो एग्जाम वाले ने क्या सोचा कि भाई
बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी बच्चों ने रट रखा है, ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रखे हैं उन दोनों ने रट रखा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इंग्लिश में भी कुछ नाम दे दिया जाए इनको दोनों को, तो इंग्लिश में भी इनको कोई स्पेशल नाम दे दिया गया, ठीक है। इनका एक नाम है इंग्लिश में भी, और वो एग्जाम में पूछना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग भाषा में हर एक चीज़ का अलग अलग नाम होता है बेटा, ठीक है। जो सी भाषा में आप जाओगे उसमें वस्तु का नाम चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही एनो डोमिनी को इंग्लिश में क्या बोला गया बेटा, तो याद रखना सीई बोला गया। क्या बोला गया? सीई। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमन एरा। क्या बोलेंगे? कॉमन एरा। ये कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, याद रखना। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एडी को सीई। ऐसे ही बीसी को क्या बोलेंगे? बीसीई, यानी कि बिफोर बेटा, बिफोर कॉमन एरा। ये भी कैसा वर्ड है बेटा? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो बीसी का और एडी का फंडा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्या होता है, कैसे चलती है, ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये एचएससी कई बार पूछ चुकी है इसको, तो ठीक है। ये अब की बार अपडेटेड क्वेश्चन एचएससी ग्रुप डी का, जब एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली कि सीई के बारे में पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही बीसीई के बारे में पूछ सकते, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। अब देखो, ये मैंने बीसी लिखा बेटा, ये यहाँ पर क्या है? विक्रम संवत है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या? संघ संवत है, ठीक है। अब बात ये आती है 622 में, 622 एडी में कौन सा कैलेंडर शुरू हुआ? इजरी संवत। इजरी संवत कहाँ शुरू हुआ? यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू हो गया इजरी संवत, ठीक है। अब अपना विक्रम संवत कब शुरू हुआ? कहाँ पर गया? कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर मान लो, ठीक है। और ये कहाँ पर शुरू हुआ? यहाँ पर। यहाँ पर बेटा इजरी है और यहाँ पर क्या है? विक्रम, ठीक है। तो अपना संवत कितने वर्षों पहले शुरू हो चुका बेटा? देखो 57 जोड़ दो, इसके अंदर कितना हो गया? 9 हो गया, 7 हो गया, 679 वर्ष पहले कौन सा कैलेंडर शुरू कर दिया था भारत के अंदर? विक्रम संवत शुरू कर दिया था। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा। बहुत प्रतापी राजा था बेटा, ठीक है, जिसके बहुत प्रतापी राजा था, जिसकी बाद में उपाधि दी गई। 14 व्यक्तियों ने इसकी उपाधियों को धारण किया था। और लास्ट विक्रमादित्य कौन था हमारा? तो एमू था, ठीक है, जो पानीपत के कौन से युद्ध में मारा गया था? दूसरे युद्ध में मारा गया था। किसके? अकबर के संरक्षक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बैरम खां। उन्होंने उसका शीश काट दिया था। बैरम खां ने किसका? अपने एमू विक्रमादित्य का, ठीक है। तो लास्ट थे, बहुत प्रतापी राजा था। कहा जाता है कि विक्रमादित्य को 32 सिद्धियां प्राप्त थी। जिस सिंहासन पे बैठता था वो उस पर 32 देवियां विराजमान होती थी, और वे उसको क्या देती थी? हर एक चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन देती थी कि भाई तेरे को ऐसे काम करना है, इस चीज़ के बारे में किसी कोई भी बात होती थी उसके बारे में उसको ज्ञान देती थी। कौन? वे 32 की 32 सिद्धियां। तो अब एग्जाम वाले ने क्या पूछ लिया बेटा? एग्जाम वाले ने पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया कि 26 जनवरी, क्या क्वेश्चन पूछा? 26 जनवरी 1950 प्रश्न आ गया, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बेटा? क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था बेटा? भारत गणतंत्र हुआ था, रिपब्लिक हुआ था। अब एग्जाम में प्रश्न दे दिया उलझा के थोड़ा सा। क्या प्रश्न दिया एग्जाम वाले ने? बोला कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? एक ऑप्शन दे, क्या दिए बेटा उसने? ऑप्शन देखो क्या दिए। पहला ऑप्शन दिया 1897। पहला ऑप्शन क्या था बेटा? 1897। दूसरा ऑप्शन क्या था? 1950। और तीसरा ऑप्शन क्या था बेटा? क्या ऑप्शन था तीसरा बेटा? बताओ। तो तीसरा था 2007। और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया बेटा? तो चौथा दे दिया 2014। ये ऑप्शन दे दिए। और पेपर में प्रश्न आया कि भाई भारत गणतंत्र कब हुआ? और इनके पीछे एक नाम लिख दिया गया, विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत बेटा। क्या नाम लिख दिया गया? विक्रम संवत। तो एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था
कि भारत कब गणतंत्र हुआ। ऑप्शन ये थी, ठीक है। बच्चे ने सोचा मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, सबको ये पढ़ा जाता है कि भाई 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। लेकिन बेटा वो यहीं पर मार खा गया। क्यों खा गया? क्योंकि पीछे क्या दिया हुआ है बेटा, विक्रम संवत दिया हुआ, ठीक है। अगर आपने एडी में पहुंचना है, कहाँ पर पहुंचना, एडी में पहुंचना है, तो BC वाली डेट क्या करनी पड़ती बेटा, ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप 57 क्या कर देंगे 1950 में बेटा ऐड कर देंगे। 1950 में रिपब्लिक हुआ, 57 इसके अंदर जोड़ देंगे, 7 10 की 0 ऊपर, और कितना आ गया बेटा 2007। और इसका आंसर क्या था 2007 था। ये SSC का क्वेश्चन था बेटा। और बच्चे यहाँ पर क्या हो गए, मार खा गए, लोटपोट हो गए सभी के सभी। सब ये सोचने लग गए ये क्या हुआ, कैसे क्वेश्चन दे दिया पेपर वाले ने, ठीक है। तो बेटा लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इतिहास से भी, कोई खास बात नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं पर भी मार नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो आगे देखो, ठीक है। अब एग्जाम में एक चीज़ और पूछी जाती है बेटा, याद रखना, विक्रम संवत और शक संवत, ठीक है। विक्रम संवत कब लागू हुआ, 57 BC में। और शक संवत कब हुआ भाई, 78 AD में, ठीक है। तो इन दोनों के अंतर पूछ लेता, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ लेता कि भाई इन दोनों के बीच में कितने सालों का अंतर है। और ये क्वेश्चन कई बार SSC पूछ चुकी है आप लोगों के, CGL CPU में काफ़ी बड़े क्वेश्चन बन चुका है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को क्या कर देना है, ये दोनों डेट जोड़ देनी है। जब दोनों डेटों को जोड़ोगे तो 135 ईयर्स आएगा। तो कितनी तारीख आएगी, 135 साल आएगी, ठीक। कितने वर्ष आएंगे, 135 साल। तो विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है, 135 साल का अंतर है, ठीक है। तो ये अपने संवत थे, ये अपनी तारीख थी, इसको अच्छे से उतार लो, ठीक है। और उतार के लिख लो, कहीं पर नोट वगैरह कर लो। ऐसे से आप लोगों को कई जगह पर, कई एग्जामों में ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। और कई किताबों में आपको मिलेगी भी नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी भी नहीं, ठीक है। जब क्वेश्चन वगैरह लगाओगे ना, तब ये चीज़ें आप लोगों के सामने आएगी कि भाई सर ने करवाई थी और किसी बुक में भी नहीं मिली हमको, सिर्फ कहाँ पर मिल रही है, PYQ कर रहे हैं, तो तब इनके क्वेश्चन आ रहे हैं सामने, ठीक है। तो ये उतार लो अच्छे से नोट्स। एक किताब में सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी नहीं, कहीं पर कुछ मिलेगा थोड़ा डाटा, कहीं पर कुछ मिलेगा। आप लोगों को सारा निचोड़ करवाया जा रहा है क्लास में, ठीक है। देखो अब हम पढ़ रहे थे बेटा मुस्लिम रूल, ठीक है। तो मुस्लिम रूल में क्या चल रहा था, हिजरी संवत था। हिजरी संवत के साथ साथ मैंने आप लोगों की डेट भी क्लियर कर दी, और साथ के साथ क्या क्लियर कर दिया, कैलेंडर भी क्लियर कर दिए। तो देखो अब बात आती है किस चीज़ की बेटा, कि आगे क्या हुआ। 622 AD में मदीना पहुंच गए कौन, अपने हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब जब कहाँ पहुँचे, मदीना पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने कुरान का प्रसार करना शुरू कर दिया। और प्रसार करने के बाद उन्होंने 5 पिलर बताए, कि किसके पिलर, 5 पिलर। जो सच्चा मुस्लिम होगा वो इन 5 स्तंभों की क्या करेगा, आज्ञा से इनका क्या करेगा, पालन करेगा। 5 स्तंभ क्या थे बेटा, जो मुस्लिम धर्म में मानने जरूरी माने जाते हैं। अगर जो इन 5 स्तंभों को मानेगा वही सच्चा मुस्लिम कहलाएगा, वही अल्लाह का क्या कहलाएगा, दूत, या अल्लाह का क्या कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा। देखो तो पहला जो था बेटा उसको बोला गया कलमा। कलमा, कलमा बेटा, कलमा किस में होता है, जो कुरान होती है, कुरान मुस्लिम धर्म में पवित्र पुस्तक मानी जाती है। और उस पवित्र पुस्तक के अंदर जो लेख होते हैं, जो लिखी जाती है, जो चीज़ें लिखी गई है, जो लाइनें लिखी गई है भगवान के द्वारा कुरान के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, कलमा बोला जाता है। जैसे गीता के अंदर श्लोक होता है बेटा, वैसे ही इसके अंदर क्या होते हैं, कलमा लिखा जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि बेटा जो कलमा के अंदर विश्वास नहीं रखता उसको काफिर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, काफिर। कई फिल्मों में सुना होगा ये तो काफिर है, अल्लाह का क्या है, ये अल्लाह को नहीं मानता, ये काफिर है, ठीक है। जो भगवान में, जो कलमा में विश्वास नहीं रखता बेटा, जो मुस्लिम धर्म के कुरान में क्या नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, उसको क्या संज्ञा दी जाती है, किस नाम की संज्ञा दी जाती है, काफिर की संज्ञा दी जाती है।
उसके बाद आता है बेटा दूसरे नंबर पर 5 टाइम की नमाज, 5 टाइम क्या पढ़नी, नमाज। ठीक है, 5 समय की क्या, नमाज। कब, अजान होने पर। अजान क्या होती बेटा, जो आसपास में जो मस्जिद होती है उसमें माइक में अनाउंसमेंट की जाती है। अल्लाह मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मौलवी साहब होते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं। तब जो मुस्लिम होते हैं आसपास के, वे क्या पढ़ते हैं, 5 समय की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सच्चा मुसलमान होगा दिन में कई बार नमाज पढ़ेगा, 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा। ठीक है, और रात को कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती बेटा, याद रखना, ये भी नोटिस। तीसरी चीज होती है बेटा, जो सच्चा मुस्लिम होगा वो तीसरी चीज क्या करेगा, रोजा रखेगा। क्या करेगा, रोजा। क्या रखेगा बेटा, रोजा रखेगा। कौन से महीने में, रमजान के महीने में। रमजान के महीने में क्या रखेगा, रोजा रखेगा। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में बेटा क्या रखे जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, वैसे ही क्या रखा जाता है, रोजा रखा जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर आती है बेटा चौथी चीज, चौथा पिलर क्या मुस्लिम धर्म का, तो चौथा पिलर है बेटा, जीवन में कम से कम एक बार, कितनी बार, कम से कम एक बार जीवन में कहाँ पर जाएगा, वो हज यात्रा पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, हज यात्रा करेगा। ठीक है, जीवन में एक बार कम से कम हज यात्रा करेगा। और 5वें नंबर पर आता है बेटा जकात देगा। जकात, जकात बेटा एक कर होता है जो मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, और ये तब दिया जाता है जब वो हज यात्रा पर जाता है, यानी कि उसने एक साल में जो कमाई की है बेटा, उसका 1/40 हिस्सा, अपनी कमाई का 1% 40 हिस्सा क्या करना करेगा बेटा, दान देना पड़ेगा। और दान इस प्रकार से दिया जाता है, अगर इस साथ ने दान दिया है तो इस साथ को ये पता नहीं होना चाहिए कि भाई इसने इतना दान करा। ठीक है, तो यानी कि गुप्त दान देना पड़ता है। वो बोलते नहीं हिंदू धर्म में कई जागरण वगैरह में जाते हैं, गुप्त दान महादान। ठीक है, हरियाणा के अंदर भी बोला जाता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो वही बात है, यहाँ पर गुप्त दान देना पड़ेगा। ये 5 पिलर है जो मुस्लिम धर्म को मानेगा, उनको ये 5 काम करने पड़ेगा। अगर इनमें से एक काम भी वो नहीं करता है तो वो सच्चा मुस्लिम नहीं कहलाएगा। ये बातें किसने बताई थी, हजरत मोहम्मद साहब ने बताई थी। उसके बाद बेटा हजरत मोहम्मद साहब 632 एडी में क्या कर जाते हैं, समाधि ले जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, डाइड हो जाते हुए। ठीक है, नेचुरल डेथ थी, बीमार होकर डेथ हो गई उनकी। ठीक है, क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद बात यह आती है कि बेटा इसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, किसकी गद्दी पर, हजरत मोहम्मद साहब की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो अब गद्दी पर बात बैठने की आई तो उसके बच्चा तो था नहीं कोई, लड़की थी, उसने एक विधवा से शादी करी थी, उससे काफ़ी साल बड़ी थी, वो काफ़ी उम्र बड़ी थी उससे। तो बात यह आ गई कि बेटा कि भाई इसकी गद्दी पर कौन बैठे। तो इसके 4 उत्तराधिकारी थे। कितने उत्तराधिकारी थे, 4 थे बेटा। ठीक है, तो चारों में जंग छिड़ गई, वह कौन इसकी गद्दी पर बैठे। जो इसका मेन उत्तराधिकारी था बेटा, जो मेन उत्तराधिकारी था बेटा इसका, उसका नाम था अली। क्या नाम था बेटा, अली। अली क्या था बेटा, इसका दामाद था। याद रखना, क्या था इसका, दामाद था। किसका दामाद था, हजरत मोहम्मद साहब का। और दूसरा इसका उत्तराधिकारी कौन था बेटा, अबू बकर। अबू बकर। और अबू बकर के साथ साथ 2 व्यक्ति और थे बेटा इनके साथ, उस्मान और उमर। ये दोनों भी क्या थे, इसके उत्तराधिकारी थे। कितने हो गए, 4 उत्तराधिकारी हो गए। अब बात यह आ गई कि भाई उत्तराधिकारी कौन बने। ठीक है, जंग छिड़ गई तो भाई कुछ लोग तो अली के साथ चले गए, कुछ लोग बोले कि भाई राजा कौन बनना चाहिए, खलीफा कौन बनना चाहिए, तो अपना अली बनना चाहिए। और कुछ लोग बोले कि कौन बनना चाहिए, अबू बकर बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब मृत्यु हो गई थी ना हजरत मोहम्मद साहब की, उसके बाद इस पद को खलीफा का पद बना दिया गया था। ठीक है, सभी के सभी जो व्यक्ति थे जो इसकी गद्दी पर बैठेगा उनको आज से खलीफा बोला जाएगा, जो इस गद्दी को धारण करेगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, दोनों के बीच में जंग छिड़ गई। किस किस के बीच में, अपने अली और अबू बकर के बीच में। जो अनुयायी
अली के साथ गए बेटा, वे क्या कहलाए, वे शिया मुस्लिम कहलाए। क्या कहलाए, शिया, शिया मुस्लिम कहलाए बेटा, याद रखना। कैसे मुस्लिम कहलाए, शिया मुस्लिम कहलाए। और जो अबू बकर के साथ गए बेटा, वे सुन्नी कहलाए। क्या कहलाए, सुन्नी कहलाए। तो मुस्लिम धर्म बेटा दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। कितने भाग हो गए मुस्लिम धर्म के, दो भाग, शिया और सुन्नी। ठीक है, अब बात क्या आती है कि इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि अबू बकर तो ये बोले कि भाई मैं उत्तराधिकारी हूँ मुस्लिम धर्म का, हजरत मोहम्मद साहब का मैं मैन व्यक्ति हूँ, तू गलत रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुस्लिम धर्म में कुर्तियाँ ला रहा है। ठीक है, और ऐसा ही कौन बोल रहा था, अली बोल रहा था। तो दोनों के बीच में झगड़ा इतना चरम सीमा पर पहुंच गया, बहुत ज़्यादा ऊपर तक चला गया था। तो इन दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए बेटा एक नया पद का निर्माण किया गया, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का इंचार्ज एक व्यक्ति को बनाया गया। और उस व्यक्ति के पद को किस नाम से पुकारा गया, तो उस पद का नाम था बेटा सूफी। एक नई संस्था बन के, एक नया पद बन के तैयार हुआ मुस्लिम धर्म में, जिसका नाम क्या था, सूफी था। और ये सूफी पद एक उदारवादी व्यक्ति को दिया जाता था, वो संत व्यक्ति होता था, और वो इन दोनों के शिया और मुस्लिम, शिया और सुन्नी के मसलों को सुलझाता था। कौन, अपने सूफी। ठीक है, सूफी संत। तो दो भागों में कौन टूट गया, मुस्लिम धर्म टूट गया। और इन दोनों की लड़ाई चलती गई चलती गई चलती गई और बहुत चरम सीमा तक पहुंच गई। इन सूफी व्यक्ति की एक पद बनाने के बाद में इनका मसला सुलझानी, ऐसे करते 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 दिन आ गया 680 एडी का। कब आ गया, 680 एडी का। जब 680 एडी आई बेटा, तो एक युद्ध हुआ 680 एडी में, जिसे बोला गया बैटल ऑफ करबला। सऊदी अरब के अंदर पड़ता बेटा करबला का युद्ध। यह युद्ध बेटा दो व्यक्तियों के बीच में हुआ। जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था सुन्नी खलीफा, उमैया खलीफा भी कहते हैं उसे, कई जगह आप लोगों को उमैया खलीफा मिलेगा। ठीक है, उमैया खलीफा। ठीक है, ये सुन्नी था बेटा। कैसा था ये, सुन्नी मुस्लिम था। कैसा, सुन्नी मुस्लिम, उमैया खलीफा। और दूसरे नंबर पर कौन था, अपने हुसैन थे। सॉरी, अपने तो नहीं, कौन थे, हुसैन। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन व्यक्ति था, हुसैन था। और ये कैसा मुस्लिम था बेटा, शिया मुस्लिम था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, किसके बीच में, उमैया खलीफा और हुसैन के बीच में। ठीक है, और जो हुसैन था बेटा, ये किसका लड़का था, ये अली का पुत्र था। याद रखना, किसका पुत्र था, अली का पुत्र था। अब दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, करबला का युद्ध। कब, 680 एडी में। और इस युद्ध में हुसैन मारा जाता है। कौन से युद्ध में, करबला के युद्ध में। तो हुसैन की क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। इसमें कौन जीत गया, उमैया खलीफा जीत गया। और कौन मारा गया, हुसैन मारा गया। तो हुसैन की क्या हो गई, हत्या हो गई। कहाँ पर, यहाँ पर हत्या कर दी गई। और इस हत्या करने के बाद जो शिया मुस्लिम थे बेटा, कौन मुस्लिम, शिया मुस्लिम थे, वे इसके शोक में, किसके शोक में, हुसैन के शोक में एक त्यौहार मनाते जिसे मुहर्रम बोला गया। क्या बोला गया, मुहर्रम। मुहर्रम। तो मुहर्रम त्यौहार बनाया जाता है, किन के द्वारा बनाया जाता है बेटा, याद रखना, तो शिया मुस्लिमों द्वारा बनाया जाता है। इस दिन भारत के अंदर सरकारी छुट्टी भी होती है। क्यों की जाती सरकारी छुट्टी, क्योंकि इस दिन मुस्लिम धर्म के जो शिया व्यक्ति थे, जो शिया समुदाय था मुस्लिम के अंदर, उसमें किसकी मृत्यु हो गई थी, हुसैन की मृत्यु हो गई थी। इसलिए शोक के रूप में कौन बनाते हैं, तो शिया मुस्लिम बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आपका जो मुस्लिम धर्म था। आपको थोड़ा पता होना जरूरी था कि हजरत मोहम्मद साहब कौन थे, कैसे थे, क्या था। ठीक है, और थोड़ा और बता देता हूँ आप लोगों को, एग्जाम में पूछ लेगा आपको। जो अरेबिक लैंग्वेज है बेटा,
अरेबिक लैंग्वेज है, अरबी भाषा है, ठीक है। उसमें भगवान को अल्लाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्लाह, अल्लाह। और जो दूसरी लैंग्वेज कौन सी बेटा? पर्शियन, ठीक है, पारसी या फारसी भाषा। इसमें बेटा जो भगवान है उसको खुदा बोला जाता है। खुदा, क्या बोला जाता है? खुदा बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। मैंने ज़्यादा डिटेल करवाई नहीं आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा डिटेल अभी ठीक नहीं है। आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है दिक्कत वाली, ठीक है। मैं कम से कम 4 साल से बेटा हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, ठीक है। आप लोगों को हर एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगी? प्रॉफिटेबल रहेगी। कोई किसी प्रकार का भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना हो, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, अच्छे से नोट्स बनाना, इनका रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। और एक बात मान लेना, मेरी कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लेना किसी भी पब्लिकेशन की, जो आप लोगों को बेस्ट लगे। उसमें क्या करना आपको? पिछले साल की जितनी भी एसएससी के PYQ है हिस्ट्री से, वे सारे कर लेना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। कुछ भी पूछना हो तो अपना जो हेल्प डेस्क है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपने का, वहाँ पर डाल देना, ठीक है, कमेंट के द्वारा। और कहना, पूछ लेना कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई और कुछ प्रॉब्लम दिख रही, टेक्निकल कुछ इशू आ रहा आप लोगों को, तो वो भी बता देना, ठीक है। समाधान करना ज़रूरी होता चीज़ों का, ठीक है, ताकि तुम लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके हम, ताकि आने वाले समय में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें परेशानी ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल, ठीक है।